मैं आपको बता रहा था अबाउट दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अज्यूम करके चलते हैं 0। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की खास बात ये थी कि वो रिवर्सिबल नेचर के होते थे, यानी कि वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह एक्ट कर सकते थे। आप उसे एनोड के साथ लगा देंगे तो वो कैथोड की तरह एक्ट करेंगे, और अगर आप उसे एनोड के साथ लगा देंगे तो वो कैथोड की तरह एक्ट करेंगे। इतनी बात कल हम कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। तो मैं अब आपको बताता हूँ अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्लैश नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज SHE और यू मे कॉल इट NHE, दोनों ही सेम है। ठीक है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आप उसे SHE कह सकते हैं, आप उसे NHE कह सकते हैं। और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अज्यूम किया गया है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना अज्यूम कर लिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये दिखता कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक वेसल होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, और उस वेसल के अंदर एक प्लेटिनम का ब्लॉक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल कंटेनिंग PT ब्लॉक, प्लेटिनम का एक ब्लॉक होता है। मैं लिखता जाता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल कंटेनिंग PT ब्लॉक। एक वेसल होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्लेटिनम का ब्लॉक होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल कंटेनिंग PT ब्लॉक कोटेड विद PT ब्लैक पाउडर। हाँ, ये इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि इसके अंदर एक प्लेटिनम का ब्लॉक होता है, और जो प्लेटिनम का ब्लॉक होता है वो किससे कोटेड होता है, तो वो कवर होता है प्लेटिनम के ही ब्लैक पाउडर से, मतलब ब्लैक कलर का प्लेटिनम का पाउडर होता है। एक प्लेटिनम का बहुत बड़ा ब्लॉक होगा, और वो ब्लॉक जो होगा वो किससे कोटेड होगा, तो वो कोटेड होता है प्लेटिनम के ब्लैक पाउडर से। या तो एक ब्लॉक होगा या एक फॉइल को रैप करके रख दिया गया होगा और उसके ऊपर प्लेटिनम का ब्लैक पाउडर डाल दिया गया होगा। अब ये प्लेटिनम का ब्लैक पाउडर क्यों डाला, तो प्लेटिनम का ब्लैक पाउडर इसलिए डाला क्योंकि हम क्या करवाना चाहते हैं, इसके ऊपर जाने वाली गैस का एड्सॉर्प्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण, हम गैस का एड्सॉर्प्शन करवाना चाहते हैं। अभी हमारी एक यूनिट आएगी सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। अभी मैं इतना बता सकता हूं कि किसी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर रिटेन होना, मतलब सरफेस पर चिपक जाना, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। किसी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर चिपक जाना क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। तो एड्सॉर्प्शन, जैसे गैस इसके सरफेस पर चिपक गई, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर क्या हो गए, ये सरफेस के ऊपर सब्सटेंस के सरफेस पर चिपक गए, तो इनका क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया। अगर ये गैस पूरी तरह इसके अंदर तक घुस जाती तो अंदर घुसने पर उसे क्या कह दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, इट टेक प्लेस ऑल थ्रू द बॉडी। एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट टेक प्लेस ओनली थ्रू द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, वो सरफेस पर होता है। अब सब्सटेंस सरफेस पर चिपके, इसके लिए जरूरी है कि सरफेस एरिया कैसा हो, ज्यादा हो। सब्सटेंस सरफेस पर चिपके, इसके लिए कैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब सरफेस एरिया ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा सब्सटेंस का क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। ये हम फैक्टर्स रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन में पढ़ेंगे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। अब मैं आपसे कहूं कि एक लंप ऑफ कोल है, ठीक है, एक कोल का एक मतलब एक कोयले का एक टुकड़ा है और एक पाउडर्ड कोल है, तो किसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसके अंदर ज्यादा सरफेसेस होंगे,
ऑब्वियसली पाउडर्ड गोल्ड में ज़्यादा सर्फेसेस होंगे, तो उसके अंदर होने वाला एड्जॉर्प्शन भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो एक पाउडर्ड सब्सटेंस होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इस पॉइंट को भी मैं वहीं पर क्लियर करूंगा। बट एक पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एक बड़े बल्क सब्सटेंस से। तो मैंने क्या करा कि इसके ऊपर पाउडर छिड़क दिया। अब वो पाउडर छिड़कने से क्या हुआ कि प्लेटिनम का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो भी मैं गैस अभी पास करने वाला हूँ इसके कंस्ट्रक्शन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके सरफेस पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। देखो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैंने तो सिंपल सी आपसे बात कही है। मैंने कहा कि वो पूछ ले अगर आपसे कि आपने पीटी का ब्लैक पाउडर क्यों डाला, तो आप कहोगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। पीटी का ब्लैक पाउडर क्यों डाला, तो पीटी ब्लैक पाउडर मैंने इसलिए डाला, पीटी ब्लैक पाउडर इसलिए डाला, क्यों डाला, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। गैस के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मैंने उसके ऊपर क्या डाला है, पीटी ब्लैक पाउडर डाला है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर एक वेसल होता है जो कि कोटेड होता है, मतलब एक वेसल होता है जिसके अंदर एक पीटी का ब्लॉक या पीटी का फॉइल, ऐसे फॉइल को इस तरीके से रैप करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर। और ब्लैक पाउडर क्यों था, क्योंकि ब्लैक पाउडर सरफेस एरिया बढ़ाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, जितने ज़्यादा सरफेसेस होंगे उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, और पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस ज़्यादा होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर पीटी का ब्लैक पाउडर डाल दिया। तो मैंने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल को कंटेनिंग पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर। उसमें एक वेसल होता है जिसके अंदर पीटी ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर पीटी ब्लैक पाउडर होता है, सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब, सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब। आप पेपर में जब अपने आंसर्स लिखते हैं तो ट्राई करा करिए कि जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं मेक देम अंडरलाइन, क्योंकि जब आप उन्हें अंडरलाइन करते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, उसको बहुत राहत सुकून मिलती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे का साइकी पता चलती है बच्चे की कि उसे पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर था, उसे ये पता था कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो इसलिए वो उसे अंडरलाइन करके गया है। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप पेपर में अपने आंसर में, थियोरेटिकल आंसर में अंडरलाइन करके आए, अंडरलाइन करके आए, अंडरलाइन करके आए, ठीक है। और यूनिट ज़रूर लिखनी होती है न्यूमेरिकल में। मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं रिलेटेड योर एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन, जहाँ कॉपी में आपकी कॉपी कैसे इंप्रेसिव होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब। इस पूरे को मुझे सील कर देना है एक ग्लास ट्यूब से, तो मैंने इस पूरे को एक ग्लास ट्यूब से क्या कर दिया, सील कर दिया। इस तरीके से सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब, ये मैंने इस तरीके से इसे क्या कर दिया, सील कर दिया। तो सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब। So it consists of a PT block containing PT black powder coated with PT black powder sealed into a glass tube in which hydrogen gas is bubbled, जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है, पास की जाती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। और उसका प्रेशर कितना है, तो हमें ऑब्वियसली पता है प्रेशर कितना होगा, सो प्रेशर विल बी 1 atm। अब आप निकाल ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहे हो तो कंडीशंस तो स्टैंडर्ड रखोगे ही ना, और टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन होगा। तो हम कहेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब इन विच हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। 1 atm के प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है। द होल एपरेटस इज प्लेस्ड इन 1 m HCl सोल्यूशन। ये पूरा जो अपरेटस है इसे मैंने किस में प्लेस किया है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है 1 m HCl। ये HCl है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। हम कहेंगे कि द होल एपरेटस इज प्लेस्ड इन
1 MHCl एट 298 केल्विन। बस यहाँ से क्या हो रहा होगा, एक वायर होगा जो जा रहा होगा और दूसरे वाले एंड से कनेक्ट हो रहा होगा। दूसरे वाले एंड से मेरा मतलब है या तो कैथोड से कनेक्ट हो रहा होगा या एनोड से कनेक्ट हो रहा होगा। अब नाउ इट डिपेंड्स कि ये किसकी तरह, मतलब जो जिससे ये कनेक्ट हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है कि E0 H+ से H2 गैस कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होगा। सिंपल है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेंगे, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल आप 0 लेंगे। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो सिंपल सी बात कही कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता किस तरीके का है, तो मैंने आपको सिंपल सी बात कही, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब, जिसमें हाइड्रोजन गैस बबल की जाएगी, 1 atm के प्रेशर पर बबल की जाएगी और पूरा ऑपरेटस जो होगा वो 1 MHCl सॉल्यूशन में प्लेस होगा, 298 केल्विन के टेम्परेचर पर होगा। कोई इसमें टफ बात थी, देखो एक ग्लास का चैम्बर था, उस ग्लास का वेसल था, उसके अंदर एक 1 MHCl भरा हुआ था, पूरा HCl होगा, इवन HCl यहाँ भी होगा, HCl यहाँ भी होगा, इसके अंदर पूरे में चैम्बर में HCl है, ठीक है। फिर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा HCl और हाइड्रोजन गैस जो बबल की जा रही होगी उसके बीच में, और HCl उस वेसल, ग्लास वेसल के अंदर क्या है, अंदर मतलब एंटर कर सकता है, ठीक है। तो सील्ड इनटू अ तो पीटी ब्लॉक, इट को कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक, प्लेटिनम का ब्लॉक था, पीटी का ब्लैक पाउडर था, जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस डाली जा रही थी। क्यों डाली जा रही थी, क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है। पूरा ऑपरेटस 1 MHCl में 298 केल्विन के टेम्परेचर पर प्लेस था। दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पर इसकी ना कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ SHE। SHE की लिमिटेशंस क्या है, SHE की लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशन नंबर 1, इट इज वेरी डिफिकल्ट to maintain hydrogen gas at 1 atm प्रेशर। 1 atm के प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत लाइट गैस है, बहुत लाइट गैस है। एयर का, एटमॉस्फेयर का जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो पूरी सारी डिफरेंट जो गैसेस है उनका मिला करके 1 atm होता है। अब इंडिविजुअल हाइड्रोजन का 1 atm प्रेशर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइटर गैस है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाइड्रोजन गैस प्रेशर एट 1 atm। आप 1 atm के प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को मेंटेन करो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to maintain HCl at 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये भी बहुत डिफिकल्ट है। व्हाट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है कि आप HCl को 1 मोलर कंसंट्रेशन पर क्या करें, मेंटेन करें। एक तो डिफिकल्टी ये है कि हम हाइड्रोजन गैस को 1 atm के प्रेशर पर मेंटेन करें। एक डिफिकल्टी टास्क ये है कि HCl को आप 1 मोलर कंसंट्रेशन पर क्या करें, मेंटेन करें, क्योंकि HCl और हाइड्रोजन गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दोनों के अंदर क्या होने लग जाएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आने लग जाएगा। HCl का अमाउंट में, HCl में हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ, उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले दोनों के बीच में हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दी कंसंट्रेशन एट 1 MHCl। 1 MHCl को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन गैस को 1 atm पर मेंटेन करना डिफिकल्ट है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा, रीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि इनको मेंटेन करना क्यों डिफिकल्ट है, पहली बात। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, 1 atm के प्रेशर पर मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक लाइटर गैस है और उसको 1 atm के प्रेशर तक लाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो हैवी गैसेस हैं,
तब जाकर के हमारा प्रेशर 1 atm हो पाता है। इंडिविजुअल हाइड्रोजन को 1 atm पर मेंटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दूसरा डिफिकल्ट टास्क है इसकी मेंटेन दी HCl एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस बबल की जाएगी तो HCl का कंसंट्रेशन चेंज होने लग जाएगा, तो उसे मेंटेन लगातार करने के लिए हम स्पेशल अपरेटस यूज करते हैं जिससे कि क्या हो सके, उसका कंसंट्रेशन 1 m HCl का कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि द प्लेटिनम ब्लॉक गेट पॉइजन even with traces of impurity of arsenic। आर्सेनिक की अगर जरा सी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट रही, मतलब जरा सी भी थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट रही, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो वर्क करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगर स्मॉल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक इम्प्योरिटीज रही तो ये पूरा सिस्टम जो होगा वर्क करना बंद कर देगा। आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज क्या कर देती हैं, प्लेटिनम के ब्लॉक को पॉइजन कर देती हैं। ये भी हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए, पॉइजनिंग का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि जहर दे देना नहीं। पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जो उसका फंक्शन है वो उसको फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीटी ब्लॉक एंड पीटी ब्लैक पाउडर हियर? द फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर रोकने का काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। नाउ इवन विद स्मॉल इंप्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक की जरा सी भी अगर इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है तो इसका जो ये फंक्शन है, इसका कौन सा फंक्शन, इसका जो फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द गैस, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पूरी तरीके से इसका ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं अगली लिमिटेशन बता देता हूं, और अगली लिमिटेशन क्या होगी, तो अगली लिमिटेशन है कि द प्लेटिनम ब्लॉक gets poisoned even with traces of impurities present। मतलब ये है कि जो आपका प्लेटिनम का ब्लॉक है वो पॉइजनड हो जाएगा अगर जरा सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, आर्सेनिक की इंप्योरिटीज, सल्फर की इंप्योरिटीज, अगर जरा सी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो प्लेटिनम का ब्लॉक पॉइजनड हो जाता है। केमिस्ट्री में पॉइजन होने का मतलब क्या होता है, तो देखिए केमिस्ट्री में पॉइजन मतलब होता है कि जो उसका फंक्शन है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर दे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिनम हियर? द फंक्शन ऑफ प्लेटिनम हियर इज टू एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस। अब वो पॉइजन हो गया तो उसके पॉइजन होने से ये होगा कि जो उसका फंक्शन होगा, यानी जो उसके हाइड्रोजन गैस के एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा, वो उस फंक्शन को ही परफॉर्म करना बंद कर देगा। यानी इट विल स्टॉप एब्जॉर्बिंग दी हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देगा। अब वो और ज्यादा हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, अगर वो क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ SHE। यहां पर हमने SHE की लिमिटेशन पढ़ी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा SHE के बारे में, तो मैंने आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक इस तरीके का इलेक्ट्रोड होता है जिसका आप यूज करते हो एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही तो कहते हैं। अब आप इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड में किस तरीके से यूज करते हैं, तो आपने कहा कि हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अज्यूम करते हैं 0। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी एज 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं हमेशा। तो मैंने मेंशन कर दिया। फिर मैंने कहा कि इसका कंस्ट्रक्शन आपने किस तरीके से किया, तो द कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। मैंने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पीटी ब्लॉक कोटेड विद पीटी ब्लैक पाउडर सील्ड इनटू अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग 1 m HCl एंड 298 केल्विन के टेम्परेचर पर थी ये पूरी प्रोसेस। इसके अंदर एक पूरा पीटी का ब्लॉक था जिसके ऊपर पीटी का ब्लैक पाउडर था। इस पूरे अपरेटस को क्या किया गया था, एक ग्लास के ट्यूब में बंद किया गया था और उसमें हाइड्रोजन गैस बबल की गई थी, 1 atm के प्रेशर पर बबल की गई थी। पूरे अपरेटस को 1 m HCl के सोल्यूशन में प्लेस किया गया था 298 केल्विन पर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना मैंने, 0 माना।
और ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, यानी अगर आप इसे कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपको मैं एक्चुअली जो कल से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। अब मैं आपको सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से निकाले जाते हैं वो निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो बताता हूँ, ठीक है, यूजिंग SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस्तेमाल करके। हमें पता है कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अपना हमेशा कितना लेंगे, तो हम लेंगे उसे हमेशा 0, क्योंकि वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और उसका रेफरेंस हमने कितना मान लिया है, तो उसका रेफरेंस हमने माना है एज 0। हमने अज्यूम कर रखा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। देखो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज़ शुरू होती है, तो हमने माना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हाइड्रोजन से हो रही है, और हाइड्रोजन को रेफरेंस माना 0 और हाइड्रोजन के बेस पर हमने सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिए हैं, कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, तो पहले आप एक सेल बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे और उस वेसल में जिंक की रॉड लेंगे और जिंक की रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। ये जिंक रॉड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर एक और वेसल लेंगे और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अपना SHE लगा देंगे। कैसे, a PT block coated with PT black powder sealed into a glass tube containing 1 m HCl containing 1 m HCl in which hydrogen gas is bubbled at 180 m pressure। इन दोनों सर्किट को आप किसकी मदद से कनेक्ट कर दें, विद द हेल्प ऑफ आर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर दें। ये हमने कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज की मदद से, ठीक है। आउटर सर्किट को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, इनर सर्किट सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 m HCl प्रेजेंट है, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है, ये ZnSO4 भी 1 मोलर पर है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। टेम्परेचर 298 केल्विन का है, प्रेशर 180 m का है और कंसंट्रेशन 1 मोलर की है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप इस अपरेटस को कनेक्ट करते हैं, यानी जिंक की रॉड को आप SHE के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर रिएक्शंस होने लगती हैं। अब आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, यहाँ पर जो अपरेटस लगा है वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, उसकी जो नीडल है वो इस तरीके से इधर की तरफ शिफ्ट होती है। जो आपका अपरेटस है उसकी नीडल इस तरफ शिफ्ट होती है। अब उसकी नीडल का इस तरफ शिफ्ट होना मतलब ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो वोल्ट मीटर है उसकी जो नीडल है वो इस तरीके से रोटेट करती है। जब उस नीडल को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं तो उसकी नीडल का इस तरफ जाना ये बताता है। जो वोल्ट मीटर है उसकी नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो ये बताता है कि जो करंट है वो इस हाइड्रोजन से इस जिंक वाले वेसल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे होंगे। देखो ध्यान से समझ रहे हो, मैंने कहा कि आपने 2 वेसल इस्तेमाल करके एक पूरा सेटअप बनाया क्योंकि आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। जैसे ही आपने कनेक्ट किया आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से, करंट जो है वो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ जा रहा है, जो कि आपको वोल्ट मीटर की रिंग का जो वोल्ट मीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे होंगे। यानी जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जाना मतलब कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, और ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। इसने एनोड की तरह बिहेव किया और इसने कैथोड की तरह बिहेव किया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के। ई नॉट सेल मैंने बताया था रीडिंग ऑफ दी वोल्ट मीटर होती है, तो यू कैन इजीली फाइंड द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। आप वोल्ट मीटर की मदद से रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर की मदद से आपकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0.76, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 0.76 ही आएगी। आपने दो सेल लिए, कनेक्ट किया, एक में SHE लिया, एक में जिंक ली, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। मैंने इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर एंड वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर की नीडल थी वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब करंट हाइड्रोजन से जिंक की तरफ जा रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा वो एनोड होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वो कैथोड होगा। मुझे ये पता है कि ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होता है। तो ये 0.76 हो गया। कैथोड यानी मेरा SHE है, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं 0 लेता हूँ। एनोड का मुझे फाइंड आउट करना था, तो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया कितना, -0.76 वोल्ट। यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया, -0.76 वोल्ट आ गया। ये आपने इजीली जिंक का कर लिया। अब आप कहीं भी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख सकते हैं, तो आप जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रख सकते हैं, -0.76 वोल्ट रख सकते हैं। आप इजीली जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रख देंगे, -0.76 वोल्ट रख देंगे आराम से। -0.76 वोल्ट आप इजीली जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देंगे। अब मान लीजिए आपको कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब किसी का भी कर सकते हो, मैं आपको पूरा रूट बेसिक ग्रास रूट लेवल तक बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत कभी हो ही ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इस चैप्टर का। अगर मुझे क्या करना था, मुझे कॉपर का कैलकुलेट करना था, तो मैंने ये कॉपर लिया, ये मैंने CuSO4 लिया, ये मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला CuSO4 लिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जो मेरे वोल्ट मीटर की नीडल थी वो किधर डिफ्लेक्ट हुई, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। कॉपर के साथ कनेक्ट करने पर वोल्ट मीटर की नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। वोल्ट मीटर की नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई मतलब करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट जो है वो कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है ना। करंट कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। करंट अगर कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ जा रहे होंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, तो ये एक्ट कर रहा होगा कैथोड की तरह। और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, तो ये एक्ट कर रहा होगा एनोड की तरह। देखो कॉपर के साथ कनेक्ट करने पर मुझे वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन ये बताता है कि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो करंट जो है वो कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। अब अगर करंट कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ जा रहे होंगे। और हमें तो पता है कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये हाइड्रोजन एनोड हो गया, ये कॉपर कैथोड हो गया। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग इस सेटअप के लिए, कॉपर वाले सेटअप के लिए कितनी आई, 0.34। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा हूँ, ये आप करके ही बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बता दिया। अब ई नॉट कैथोड की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ई नॉट एनोड की हाइड्रोजन, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 आ गई। यानी ई नॉट Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना आ गया, 0.34 वोल्ट के बराबर आ गया। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट इज 0.34 वोल्ट। अब आप इजीली बता सकते हैं। देखिए मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो मैंने वहां पर आपको रख दिया था कि इसकी वैल्यू कॉपर वाले की, आप जब हम जिंक का निकाल रहे थे तो मैंने किसकी वैल्यू, कॉपर वाले की 0.34 रख दी थी। और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया। तो मैंने आपको यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया है कि मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखा दिया, मैंने आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखा दिया, मैं आपको सिल्वर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपने आप एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि किस तरीके से सिल्वर का निकालना होगा मुझे। मैं सिल्वर का निकालने के लिए क्या करूँगा, Ag यहाँ पर ऐसे किस में प्लेस कर दूंगा, AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्लेस कर दूंगा, पूरा सेटअप मैं सेम रखूंगा। अब मैंने क्या देखा कि जब मैं इसे Ag के साथ कनेक्ट करता हूं तो मैंने ये देखा कि Ag के साथ कनेक्ट यानी सिल्वर के साथ कनेक्ट करने पर जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन है वो इसी तरफ हो रहा है। इसका मतलब जो है करंट जो है वो सिल्वर से हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से सिल्वर की तरफ आ रहे होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से सिल्वर की तरफ आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो ये कैथोड होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो ये एनोड होगा। और हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, वी नो व्हाट ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल जो होता है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस पूरे सिल्वर वाले अपरेटस की जो रीडिंग आती है वो आती है 0.80। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि कितना है 0.80, तो ये 0.80 मैंने रख दिया। अब ई नॉट कैथोड, कैथोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है, सिल्वर, तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। अगर आप SHE, यही तो पता चल रहा है कि SHE एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। देखो जब आपने जिंक के साथ उसे कनेक्ट किया तो इट वाज एक्टिंग एज कैथोड, अब आपने इसे कॉपर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये किसकी तरह एक्ट करने लग गया, एनोड की तरह। सिल्वर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये किसकी तरह एक्ट करने लग गया, तो अभी ये एनोड की तरह एक्ट करने लग गया। तो ये रिवर्सिबल नेचर का इलेक्ट्रोड है, ये बहरूपी है, ये अपना रूप बदलता रहता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है, दैट इज 0.0 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू 0.80 आएगी, यानी कि ई नॉट Ag प्लस से Ag की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई नॉट Ag प्लस से Ag की वैल्यू आएगी प्लस के 0.80 वोल्ट। तो देखिए आपने यहाँ पर सिल्वर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिया, सिल्वर का भी आ गया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, सिल्वर कॉपर किसी भी जितने भी एलिमेंट हैं आपके सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उनको आपको एक सेल में कन्वर्ट करना है और उस सेल का एक पार्ट कौन बनेगा, उसका एक पार्ट जो है वो SHE बनेगा। SHE will become one of the part of that cell और उस सेल के हिस्से में एक पार्ट SHE का होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। देखो सिंपल सा है, आपको किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसका एक सेल बनाओ, उसका एक हिस्सा SHE रखो, एक उस एलिमेंट की रॉड, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दो, आउटर सर्किट को वायर या वोल्टमीटर से, वायर और वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दो और फिर आप देखोगे कि जिधर से जिधर करंट की डायरेक्शन हो रही होगी उधर से अपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो रही होगी। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो थी वो सिल्वर से हाइड्रोजन की तरफ थी, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से सिल्वर की तरफ होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कर रहा होगा। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। दिस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज एक्चुअली लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज कर रहा है तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब मुझे फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर चुका हूं कि 3 में से 2 चीजें पता हो तो मैं तीसरी बता सकता हूं। ये वाली रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर हो जाएगी, ये वाली मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाली मुझे पता है SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, मैंने इजीली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। आप किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल आल्सो नोन एज द EMF ऑफ द सेल। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल, मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा अभी आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल और EMF ऑफ द सेल में क्या डिफरेंस होता है, बट दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं थियोटिकली। एक्सपेरिमेंटली दोनों डिफरेंट है, थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं E नॉट सेल और EMF
ऑफ सेल की कैलकुलेशन। फिर बोल रहा हूँ थियोटिकली दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ZNCU सेल का ही फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने सेल लिया, इस तरीके से अपरेटस लिया, ये इनर सर्किट को तो अपना सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करेगा ही। अब तो सॉल्ट ब्रिज हमें अपना सा लगता होगा क्योंकि हम सॉल्ट ब्रिज को जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। ये मैंने कनेक्ट किया किसकी मदद से, तो ये मैंने कनेक्ट किया वायर और वोल्ट मीटर की मदद से। ये मेरी जिंक की रॉड, ये मेरा ZnSO4 का सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वही अपनी 1 m, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 180 m और कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये अपनी कॉपर की रॉड, ये इसके अंदर भर दें, भर तो दो, पहले भरा है नहीं, लिख दिया, यहाँ भर दें, भर देते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन 1 m, ये हो गया आपका सेल, ठीक है। अब आपको पूरे सेल का पता करना है, तो आप देखोगे कि करंट की जो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन है वो इधर से इधर जा रही है, तो इसका मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है ना 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 ना। अब आप देखोगे कि वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो इधर की तरफ जा रही है, मतलब करंट इधर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया कैथोड और ये क्या हो गया एनोड, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंटल देखना बताना शुरू कर दिया कि कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, बस किसकी मदद से, जो आपकी नीडल है उसके डिफ्लेक्शन की मदद से। अगर आपकी नीडल इधर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब करंट इधर की तरफ जा रहा है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे होंगे। नीडल इधर जाएगी तो करंट इधर जाएगा, नीडल इधर जाएगी तो करंट इधर जाएगा, नीडल इधर जाएगी तो करंट इधर जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे नीडल इधर जाएगी, देखो नीडल इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, नीडल इधर जाएगी तो मतलब करंट इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएंगे वो कैथोड होगा और इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाएंगे वो एनोड होगा। देखो इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे हैं ना, तो मतलब इट इज़ एक्चुअली लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इट इज़ एक्चुअली गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा है। और मुझे पता है कि E0 सेल जो होता है वो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के बराबर होता है, ये एनोड है। अब मुझे पता है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो मुझे पता है कि वो माइनस के 0.76 वोल्ट होता है। अब ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। मुझे पता है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट, ये भी मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है। तो कैथोड कॉपर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो कॉपर इज एक्टिंग लाइक कैथोड, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो कैथोड वाली जगह पर उसकी वैल्यू रख दो 0.34। ये जिंक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह, तो इसकी वैल्यू एनोड वाले के साथ रख दो 0.34 प्लस 0.76, और पूरे सेल का पोटेंशियल कितना आ गया 1.10 वोल्ट। तो E0 सेल और EMF ऑफ दी सेल की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1.10 वोल्ट के बराबर आ गई। मैं बताऊं वैसे E0 सेल और EMF में डिफरेंस। E0 सेल यानी कि सेल का पोटेंशियल और EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में डिफरेंस ये होता है कि E0 सेल तब कैलकुलेट किया जाता है जब सेल वर्क कर रहा होता है, और EMF तब कैलकुलेट किया जाता है जब सेल वर्क नहीं कर रहा हो। एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस ये है, जैसे आपके पास एक पेंसिल सेल था जो आपके रिमोट में, घड़ी में, इन सब में लगता है। अब वो सेल आप ड्यूरा सेल कंपनी का सेल लेकर के आए और वो सेल अभी आपने रिमोट में नहीं लगाया, ठीक है, और उसके ऊपर मान लो लिखा था कि 1.4 वोल्ट की वो रीडिंग देगा, तो दैट इज EMF। जब वो सेल काम नहीं कर रहा है तब आप उसे क्या कहेंगे, EMF कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और आपने उसे रिमोट में लगा दिया, क्लॉक में लगा दिया, किसी भी चीज में लगा दिया, तब जो उसने पोटेंशियल देना शुरू किया, पहले तो 1.4 देगा, फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तब जब वो वर्क कर रहा है तब उसको आप क्या कहेंगे, तब आप उसे E0 सेल कहेंगे। अभी के लिए तो आप इसे इतना ही समझ लीजिए, E0 सेल इज दैट potential difference
विच इज मेजर्ड व्हेन द सेल इज वर्किंग, जब सेल काम कर रहा होगा, और जब सेल काम ना कर रहा हो तब जो पोटेंशियल मेजर किया जाता है दैट इज नोन एज दी ईएमएफ, जब सेल काम नहीं कर रहा है। तो ईएमएफ इज एक्चुअली दी मैक्सिमम वैल्यू। ये सेल कितना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है? 1.4 दे सकता है, क्योंकि ये तो तब है जब काम ही नहीं कर रहा है। जब वो काम करने लग गया तब जो है वो क्या कहलाएगा? ई नॉट सेल कहलाएगा। तो यू कैन राइट ईएमएफ और ई नॉट सेल। थ्योरेटिकली तो हमारे लिए सेम बात है, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें कौन सा पता चल रहा है कि काम कर रहा है, बट एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग। हम ईएमएफ की बात तब करते हैं जब सेल काम ना कर रहा, और वो मैक्सिमम वैल्यू है। 1.4 उधर मैक्सिमम वैल्यू ही तो है, बट जो आपका ई नॉट सेल है वो तब मेजर किया जाता है जब सेल आपका वर्क कर रहा होता है।